If you have any query regarding the previous sessions or the things discussed earlier, तो पहले उनको पूछ लें आप. एनी क्वेरी बेटा? नहीं है. तो आपके साथ मीडियन और मोड ये डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना? कंफर्म करते चलिए. एवरेजेस डिस्कस हो गए हैं, अर्थमेटिक मीन मतलब अर्थमेटिक मीन का यूज डिस्कस हो गया है. अब अर्थमेटिक मीन में ही एक वेटेड मीन होता है, उसको बहुत शॉर्ट में मुझे बताना है, बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगा. अच्छा सा एग्जांपल जिससे आपको समझ आ जाए. ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका चल रहा है. यस, एफएम की क्लास आपकी हो रही है, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर हो गया. यस प्लीज रिस्पॉन्स. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कवर्ड अंडर द एफएम. क्या हो गया यार, सारे लोग शांत क्यों? रिस्पॉन्स करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एग्जांपल वहीं से कोट करके आएगा, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा और पूरा हेल्प करेगा उसमें. एफएम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हो गया आपका. कहाँ हो सारे लोग? What I am asking is cost of capital chapter is covered in the financial management. आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है कि नहीं है इसमें, कि फोर्थ में है? जस्ट आई एम कंफ्यूज. आपके उसमें है सिलेबस में? नो सर, फोर्थ में. ओके, तो इतनी बात बोलनी ना आपकी, आपको उसमें नहीं है. नो सर, ठीक ठीक ठीक. कहाँ घबरा रहे हैं आप? कई दफे हम लोग को भी याद नहीं रहता कि वो फोर्थ में कि सेकंड में. वो आप तो सेकंड के हो. ओके, तो जब भी कोई एवरेजेस में वैल्यूज हैं और उनके साथ में कोई क्वांटिटी है, तो अगर उनके साथ में कोई क्वांटिटी जुड़ी हुई है, देन यू हैव टू असाइन एनी वेट. तब आपको उनको कोई वेट देना पड़ेगा. ठीक, जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 4 प्रकार के आम 4 ठेलों पे लगे हुए हैं, तो एक जो है वो 20 रुपए से, एक 30 से है, एक 40 से और एक 45 से है. ज़रा इसका एवरेज बता दीजिए. तो आप उन तीनों को जोड़ोगे, 20, 30, 40, 45 वॉटेवर, और वो नंबर ऑफ द प्राइसेस से डिवाइड कर देंगे, तो आपको एवरेज प्राइस पता चल जाएगा. ठीक बात है ये. बट उनकी क्वांटिटी के साथ जब हम इस काम को करना शुरू करें, कि हमें पता हो कि ये जो 20 रुपए वाला है ये 20 किलो है, और ये जो 30 रुपए वाला है ये कितने किलो है, और ये 40 रुपए वाला कितने किलो है, तब बेहतर एवरेज आएगा. कि अगर हमें सारे आम खरीदने हैं तो एवरेज कितने का पड़ा हमें. केवल प्राइस से तो एवरेज नहीं आएगा इफ द क्वांटिटीज डिफर. आर यू एग्री? अगर हम ये बोले कि एक में 20 किलो थे, एक में 30 किलो थे, एक में 40 किलो थे, तो टोटल हमारे हो गए 80 किलो, और 80 किलो पे डिफरेंट डिफरेंट रेट हैं, और उन रेट का हम एवरेज ले लें और 80 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या वही पैसा खर्च हुआ होगा? नहीं खर्च हुआ होगा, बिकॉज आपने एवरेज तो प्राइस का लिया, क्वांटिटी को तो कंसिडर नहीं किया. और जबकि हमारा एक्सपेंडिचर, अगर हम बोले कि एवरेज क्या पड़ा इन द टर्म्स ऑफ परचेज ऑफ 1 kg, तो ये तो तभी आएगा कि जब वो जो लॉट है प्राइस के कनेक्ट में, इसको हम फुल वैल्यू में कन्वर्ट करें, तभी आएगा ना. और फुल वैल्यू से डिवाइड करें. एक तरीका ये है आपके पास. या आप वेट दे दीजिए उनको. अगर आप उनको वेट दे देते हो और वेट के साथ कॉस्ट को मल्टीप्लाई कराओ, जैसे 20 रुपए है और उसमें आप वेट दे दो, आपको जो भी ये कंसिडर दैट इज ए टोटल 1, जो भी आपकी वेट्स हैं, तो उस हिसाब से उनको उनका शेयर दे दो. तो जब आप उसको इक्वल प्रोपोर्शनेटली शेयर दे दोगे और फिर प्राइस से मल्टीप्लाई कराओगे, तो जो वैल्यू निकल के आने वाली उसको वेट से आप डिवाइड कर दीजिए, द टोटल वेट से. मीन्स सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन द सिग्मा डब्ल्यू. तो जब आप सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करेंगे, तब आपको वो एवरेज प्राइस मिल जाएगा. ठीक, इसको करके देख लीजिएगा एक क्वेश्चन में. बड़ी छोटी सी बात है ये. दिस इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन. ये वहाँ इस्तेमाल होता है व्हेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एनी वेरिएबल
वेरीज इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और वेट। ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन है इनके बीच में वेरिएंस है, कारण उसका कि उनकी मात्रा अलग अलग है। और अगर हमें एक कंपोजिट एवरेज चाहिए तो फिर हमको उस मात्रा को कंसिडर करते हुए उसके साथ में मल्टीप्लाई करके वेट से डिवाइड करना होता है। ठीक, इतनी बात हो गई हमारी आपकी। फर्दर आपके लिए एक दूसरा जो एरिया बचा हुआ था दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ये जितने सारे आपके ऑब्जर्वेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई करिए और उनका आपको रूट लेना है कितने से, जितने की वो नंबर्स इटसेल्फ हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, ठीक, कोई दो नंबर है 8 और 2, तो मल्टीप्लाई 8 एंड 2 एंड टेक द स्क्वायर रूट, बिकॉज वहाँ पे दो नंबर हैं तो उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, तो आंसर आपका आ जाएगा 8 इंटू 2 इज 16, स्क्वायर रूट 4। अगर ये नंबर 3 हो जाए तो फिर आपको क्यूब रूट लेना है, ये नंबर 4 हो जाए तो इस तरीके से आपका रूट का लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तक तो चीज़ें ठीक हैं, इसके बाद के रूट्स में या और बड़ी हाई वैल्यूज आ जाएं और उनका आपको ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो दिक्कत आने लग जाती है। तो इसके लिए क्या काम किया जाता है, लॉग अप्लाई किया जाता है, लॉगरिथम टेबल्स का यूज किया जाता है और लॉग अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो अच्छे से लिख लीजिए बना के, क्या करेंगे, आपके पास जो जो वैल्यूज हैं, ठीक, वो एक कॉलम आप बनाएंगे उसमें लिख देंगे उन वैल्यूज को एक्स। ठीक है, आपने लिख दिया कॉलम 1 द वैल्यूज, ज्योमेट्रिक मीन की चर्चा हो रही है आपसे। फिर सेकंड कॉलम में आप बनाएंगे लॉग ऑफ एक्स, तो ये जो आपकी एक्स की वैल्यूज हैं इनका लॉगरिथम टेबल में आप वैल्यू देखोगे क्या है। ठीक, लॉग टेबल में जो वैल्यू आएगी वो आपके सेकंड कॉलम में आप लिखते चले जाएंगे। मेथड है आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो लॉग ऑफ द वैल्यू एक्स की जो लॉग हैं वो आप एक दूसरे कॉलम में लिख लेंगे, तब एक टोटल आपका निकल के आ जाएगा क्या, एन, कि ये जो आपके कितने हैं ये, मतलब नंबर ऑफ एक्स, कंपोजिट टोटल नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, केवल एक्स है, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो नंबर ऑफ द एक्स, ये टोटल आपका निकल के आ जाएगा एन। गेटिंग, और ये जो लॉग आपने लेके रखे हैं इनका टोटल आ जाएगा सिग्मा लॉग एक्स, जो भी टोटल आए वो आपको ले लेना है लॉग वैल्यूज का। और फिर इस पर आपको फार्मूला अप्लाई करना है फॉर द पर्पस ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। उसको लिख लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इन द ब्रैकेट सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। तो ये जो सिग्मा लॉग एक्स वाले कॉलम की टोटल आई, जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट देन यू मे आस्क। तो ये जो आपके सिग्मा लॉग एक्स वाला जो कॉलम है उसका जो टोटल आया वो हो गया आपका सिग्मा लॉग एक्स, और उसको आप डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर होगा आपका एन। अब ये जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग के बाद एक ब्रैकेट बनेगा, उसके बाद ये लिखा जाएगा सिग्मा लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एन और ब्रैकेट क्लोज। अब पूछिए डॉली जी, क्या पूछना है आपको। सर ये ज्योमेट्रिक मीन वाला एक बार आप रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, ज्योमेट्रिक मीन एकदम शुरुआत से बता दे रहा हूँ। ज्योमेट्रिक मीन द नंबर्स, जितने नंबर होंगे उन नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उनका रूट लेना है। किससे रूट लेना है, जितने की वो नंबर हैं। जैसे हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तीन ऑब्जर्वेशन है तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, उनका क्यूब रूट ले लीजिए। अब ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होने लग जाते हैं तो आप कैसे रूट लेंगे, ये दिक्कत हो जाती है। और किसी भी स्टैट्स डेटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो सकते हैं। जब अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा मेथड किधर चला जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। लॉग टेबल तो जानते होंगे ना आप लोग, लॉग और एंटी लॉग की टेबल होती हैं,
उनकी मदद हम लोग लेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक्स होंगे और पहला कॉलम बनेगा उनका, दूसरा कॉलम बनेगा लॉग ऑफ एक्स। तो ये जो एक्स आपने निकाले हैं इनकी लॉग वैल्यू, लॉग टेबल में आप देखेंगे कि इनकी लॉग वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि इनकी लॉग वैल्यू क्या है और उस लॉग वैल्यू को रेस्पेक्टिव एक्स के सामने आप लिखते जाएंगे। तो एक कॉलम आपका तैयार हो गया लॉग एक्स। ठीक, अब जो पहला कॉलम है उसका टोटल लगा लीजिए। टोटल मतलब उन ऑब्जर्वेशंस का टोटल नहीं करना है आपको, किसका टोटल करना है आपको, हाउ मेनी टाइम्स सच ऑब्जर्वेशंस आर। जैसे वो 5 बार आए या 7 गिनती हैं या 8 गिनती हैं, तो 7 8 6 ऐसे लिख लीजिए, उनका टोटल नहीं लगेगा एक्स वाले कॉलम का। ठीक, लेकिन जो लॉग एक्स आप निकाल रहे हो इसका टोटल लगेगा। इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा लॉग एक्स। ठीक, वो जो सिग्मा का साइन डिनोट होता है, सिग्मा लॉग एक्स, इस कॉलम का टोटल लगा लीजिए। अब इस कॉलम का टोटल आ गया आपको, दो चीजें आपको मिल गई। अब आपको चाहिए ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए आप क्या करेंगे, एंटी लॉग। देखिए एंटी लॉग, ब्रैकेट ओपन, सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला रन कराएंगे जब आप, और जो वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि लॉग एक्स की वैल्यू आपको पता है, लॉग आपने ढूंढ के लिख दिए हैं, तो इनका टोटल भी आप लगा लेंगे तो लॉग एक्स आपको पता चल जाएगा और एन भी आपको पता है, तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये जो वैल्यू निकल के आई, अब इसका आपको एंटी लॉग लेना है। दो तरीके की टेबल होती है ना लॉग में, एक लॉग एक एंटी लॉग। तो लॉगरिथम टेबल से आप वहां तक पहुंचे कि वैल्यू आपने डिफाइन की, फिर एंटी लॉगरिथम टेबल से आप ये जो निकल के आया सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, इसका एंटी लॉग ले लीजिए। तो वो जो एंटी लॉग निकल के आएगा दैट विल बी योर ज्योमेट्रिक मीन। अब कुछ पूछना है बेटा, अब कोई क्वेरी है इस पर? इज देयर एनी क्वेरी? नो नो, सर। ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट इसका, जो आप लोगों को करना है। अभी नहीं करना, करके रखना है या भेजना है मैं बता दूंगा। लिखिए, इफ द एक्स आर इन एनी टेबल, इफ द एक्स आर 32, 81, 128 एंड 625। बड़ा छोटा सा सवाल दे रहा हूं मैं आपको, जिससे आप ज्यादा परेशान ना हो। चार ही वैल्यूज केवल दे रहा हूं आपको, 32, 32, 81, 128 एंड 625। ये 4 वैल्यूज एज एक्स हैं आपके पास, तो आपका एन हो जाएगा 4 नंबर ऑफ टाइम्स। लॉग आपको निकालना होगा इसका, इन वैल्यूज का लॉग एक्स में, सेकेंड कॉलम में, फिर सिग्मा लॉग एक्स करना होगा, फिर वो फार्मूला लगाना होगा कि जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग इन द ब्रैकेट लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको लॉग टेबल प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, अगर ज्योमेट्रिक मीन के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनको आपको हल करने के लिए लॉग टेबल की जरूरत है, तो आपको लॉग टेबल प्रोवाइड कराई जाएगी इफ यू आर अटेम्प्टिंग। इसलिए आप तो अभी सीख ही रहे हैं, तो आप अच्छे से इसकी घर में प्रैक्टिस कर लीजिए, एक आध बार इसी क्वेश्चन की कर लीजिए, छोटे से की। यहाँ तक की बात हमारी आपकी हो गई। और फर्दर अगर ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये डिस्क्रीट सीरीज में नहीं है, ये जो सिंपल सीरीज नहीं है, ये डिस्क्रीट सीरीज में है, मतलब ये है भी और इनके साथ में फ्रीक्वेंसी भी है कि कौन कितनी बार आया। ये फ्रीक्वेंसी भी अगर बनी हुई है तब क्या हो जाएगा आपके लिए, तब आपको क्या काम करना पड़ेगा, जल्दी से नोट करिए। जो पीछे आपने बनाया है, जैसे x बनाया था आपने, ठीक, और log x आपने उससे निकाल लिया था, अब इसमें एक दो कॉलम आपके और बढ़ जाएंगे। एक तो f मतलब फ्रीक्वेंसीज, तो उन फ्रीक्वेंसीज को रेस्पेक्टिव x के सामने आपको लिखना है।
तो पहला कॉलम x, दूसरा कॉलम f for the frequencies. How many time such observation occurs in your data set. इतनी सी बात है केवल। फिर इसके बाद आपको log x लेना है, मतलब x का ही log लेना है, अभी f का रोल नहीं आया। जो x का आपने log लेने का काम पीछे सीखा था वही आपको फिर से लेना है। तो एक तीसरा कॉलम आपका log x हो गया। अब एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस होगा, वो होगा f इंटू log x। देखिए फोर्थ कॉलम f इंटू log x, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज है रेस्पेक्टिव, इनको रेस्पेक्टिव लॉग वैल्यू ऑफ द x के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेस्पेक्टिव x शुड बी मल्टीप्लाई बाय द लॉग ऑफ द रेस्पेक्टिव x, इनके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपका जो कॉलम है log fx वो भी डिफाइन हो गया, उसकी भी वैल्यूज आपने फाइंड कर ली। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपका फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा और उस हिसाब से देखिए क्या क्या वैल्यू आपको चाहिए। अब आपको log x का सिग्मा नहीं चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ द log fx। ये जो आपने फोर्थ कॉलम बनाया है, मीन द वैल्यू ऑफ log ऑफ द x, और जो मल्टीप्लाई उसको फ्रीक्वेंसी के साथ किया है, इस कॉलम का टोटल लगाना है। ठीक, तो इस कॉलम के टोटल को हम बोलेंगे सिग्मा log fx या सिग्मा f log x। ठीक, इसका टोटल आपको लगाना है। दूसरा, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टोटल है, ये टोटल लगाना है, नंबर नहीं गिनने की कितनी बार, जैसे पिछली बार हम लोगों ने गिन लिया था 4 हैं x तो 4 लिख लो, नहीं, ये फ्रीक्वेंसी का फुल टोटल लगाओ, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका फुल टोटल आप लगाइए, और इसका फुल टोटल आप लगा के उसको लिखेंगे कैपिटल N, या सिग्मा f भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, और फार्मूला हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग विद इन द ब्रैकेट सिग्मा f log x अपॉन सिग्मा f, ब्रैकेट क्लोज। फिर से लिखाना है बेटा, फिर से बताना है इसको। इज इट क्लियर? यस, प्लीज रिस्पॉन्स एंड कंफर्म, इज इट क्लियर? ओके, तो किसी को भी कोई डाउट हो तो भैया जल्दी दोबारा पूछ लेना। ठीक है, शर्माना नहीं, और इस चीज़ से बिल्कुल मत शर्माना कि एक ने यस कर दिया है यार तो अब हम कैसे पूछे, मेरी नाक छोटी हो जाएगी, तो बिल्कुल मत शर्माइएगा। और काफ़ी देर से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो नई नई चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तो थोड़ी सी एक बात और सुन लीजिए, हंसी मजाक की है, आपको काम करेगी। लड़ाई में, पढ़ाई में और खाने पीने में जो शर्मा गया, जिसने संकोच की, वो पीछे रह जाएगा भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि सर कह रहे हैं कि लड़ाई कर लेनी चाहिए। लड़ाई में अगर आप अपना जवाब नहीं दे पाए तो आप पीछे रह जाएंगे। बोलने वाला तो अपनी बात बोल गया, नाउ यू हैव टू से। आपका पक्ष जो कोई तीसरा आदमी है उसे पता तो चले। अब सेम विद, अगर आप खाने में संकोच कर रहे हैं तो फिर भूखे रहने का खतरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, केवल लेक्चर से काम नहीं चलेंगे। और जो ये नंबर ऑफ आंसरिंग है, ये आपकी नोट हो रही है, इसी के आधार पर आगे आपका मार्किंग डिमार्किंग है। सो प्लीज़ आंसर करें सारे लोग, ये 2-3 लोग 4 लोग जो आंसर कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए अच्छा है, केवल बाकी सबके लिए नहीं है। तो चलिए लिखिए फटाफट अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड। द वैल्यू ऑफ x, पहला कॉलम बनाइए, द वैल्यू ऑफ x 8 से शुरू करके 14 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, this is the value of x।
ठीक, अब लिखिए f, द वैल्यू ऑफ f. Now the value of f is, for the 8 it is 3, for the 9 it is 5, for the 10 it is 2, for the 11 it is 4, for the 12 it is 1, for the 13 it is 3, and for the 14 it is 2. Now I am repeating frequency in a row. मतलब सीधे सीधे बता दे रहा हूं मैं अब आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या है. 3, 5, 2, 4, 1, 3, 2. ये आपको दो चीज मिल गई, x और f. अब आपको log x निकालना है और f से मल्टीप्लाई करा के सिग्मा log fx जानना है, और उसको फिर सिग्मा f भी आपको ढूंढना है और एंटी लॉग लगा के आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. अब लॉग टेबल कैसे देखी जाती है, एंटी लॉग कैसे टेबल कैसे देखी जाती है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ें तो सारी आ ही रही होंगी. ठीक, तो अब हम लोग जल्दी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हार्मोनिक मीन पे आएंगे. और हार्मोनिक मीन भी आपके लिए मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है. जैसे कि कोई एक काम, जैसे एक काम करते हैं यार, नई चीज़ नया पॉइंट डिस्कस हो रहा है. हाँ, पीछे वाले में कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे. यस कल्पना, हैव यू एनीथिंग टू आस्क? सर अगर कंटिन्यूअस सीरीज हो तो कैसे फाइंड करेंगे तो ज्योमेट्रिक? मिड वैल्यू. ठीक बेटा, आप जैसे अर्थमेटिक मीन में करते थे ना, मिड वैल्यू ले लेते थे, तो मिड वैल्यू ले लीजिए कंटिन्यूअस सीरीज में. ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से. हार्मोनिक मीन. तो इन द केस ऑफ द हार्मोनिक मीन, ये हार्मोनिक मीन बहुत मज़ेदार चीज़ है कि अगर एक कोई इवेंट कई सारे टुकड़ों में परफॉर्म हो रहा है और उन टुकड़ों के बीच में आपस में भी कुछ रिलेशंस हैं, तब आपको क्या करना है, हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है, कंसीडरिंग दैट टोटल इवेंट एज वन. ये अधिकतर किन जगहों पर इस्तेमाल होता है? व्हेन देयर इज ए डिस्टेंस, स्पीड, रेट, इससे रिलेटेड बातें होती हैं तो हार्मोनिक मीन इस्तेमाल होता है, मतलब रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा. एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दूसरा आपको क्वेश्चन दूंगा. अगर कोई व्यक्ति कानपुर से लखनऊ जाता है और वापस लखनऊ से कानपुर आता है, कानपुर से लखनऊ जाते समय उसकी एवरेज स्पीड कुछ और होती है और लखनऊ से कानपुर आते हुए उसकी एवरेज स्पीड कुछ और होती है. डिस्टेंस तो सेम है, एवरेज स्पीड में फ़र्क आ गया कि पहली बार वाली गाड़ी जो है वो कुछ तेज जा रही थी और दूसरी वाली कुछ धीमे जा रही थी. ठीक, या जाम लगा था, वटेवर, तो एवरेज स्पीड में फ़र्क आ गया. तो अगर एवरेज स्पीड में फ़र्क आ रहा है, जर्नी सेम है, यहाँ पर आप हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे कंसिडरिंग द रिटर्न एज वेल एज गोइंग एंड द रिटर्न एज वन. तो टोटल जर्नी क्या हुई, जाना और आना. एक ही दिन में व्यक्ति जा रहा है और वापस आ रहा है, तो पूरी यात्रा तो ये है. तो उस पूरी यात्रा को आप एक मानोगे और एक मानने का मतलब वो न्यूमरेटर में आएगा. ठीक, वो न्यूमरेटर में आएगा और न्यूमरेटर के नीचे फिर आपके लिए क्या आ जाएगा कि 1/n, कि ये जो 1 है अब इसमें क्या हिस्सेदारी है बाकी कामों की. If this event is totally broken on so many activities, then what is the ratio or what is the area such activity is covering from that one? ठीक, तो इस वाले केस में आपके लिए क्या हो जाएगा, अगर वो जर्नी हमारी, द टोटल जर्नी को हम मानते हैं 1, उसको m मान लें हम. इफ द जर्नी इज m एंड द माइल्स, तो ऊपर वाली सिग्मा m है, मतलब आप अगर हम मान लेते हैं कानपुर से लखनऊ जाने का, इसको आप करते जाइए पेन डाउन करके जो मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, वरना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दूंगा तो फिर आपको ढूंढ ढांड के करना पड़ेगा. अगर कानपुर से लखनऊ की जर्नी को हम मानते हैं 100 किलोमीटर और कानपुर से लखनऊ जाने की इस एवरेज स्पीड है 25 किलोमीटर, ठीक, पर आवर,
और लखनऊ से कानपुर वापस आने की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सवाल ये है। तो हार्मोनिक मीन के हिसाब से हमने क्या मान लिया कि ये टोटल जर्नी आना जाना मिला के है। तो आना जाना मिला के हमारी टोटल जर्नी कितनी हो जाएगी? जर्नी का सारा टोटल 100 जाना और 100 आना 200। इफ 200 इज कंसिडर्ड एज 1, यही तो हो रहा है। इफ 200 इज कंसिडर्ड एज 1 मतलब जर्नी। अब इसको किलोमीटर के रेशियो में और जितना वो जर्नी का ट्रेवल किया गया, नाउ द 1/n इस हिसाब से आपके लिए अप्लाई होगा। हार्मोनिक मीन का आपने फार्मूला देखा होगा, 1/1/n प्लस 1/n प्लस 1/n, इस तरीके से टू द इनफाइनाइट n, जहाँ तक n जाए वो ऐसे ही बन जाता है ना वो। तो अगर वो ऐसे ही बनने वाला है आपके लिए, तो अब आपके लिए नीचे की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 1/1 जो ये आपका स्पीड इंटू द डिस्टेंस, 1/स्पीड s इंटू m, प्लस फिर 1/s इंटू m। क्लियर है? तो पहला s क्या है आपका? आप जाते हो 25 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 1/s इज 25 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं आप, तो डिवाइडेड बाय 25, एंड द जर्नी ट्रेवल्ड इज 100 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरे में क्या होगा? 1/50, क्योंकि अब आप लौट रहे हैं 50 किलोमीटर की रफ्तार से। जर्नी कितनी ट्रेवल कर रहे हैं आप? 200 की रफ्तार से, 100 किलोमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय द 100। तब आपके लिए क्या बन के आने वाला है इसका पूरा? 100 प्लस 100/25 प्लस 100/50। ये सारा न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर तो आपका ऑलरेडी 200 बन चुका है, द टोटल ऑफ जर्नी विच यू आर कंसिडरिंग एज 1। ठीक है? अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देन यू विल गेट द एवरेज स्पीड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको मिल जाएगा 50। एग्री कर रहे हैं आप मेरी बात से? डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको मिल जाएगा 50। तो 50 जब एलसीएम मिल गया तो पहली वैल्यू 200, दूसरी वैल्यू 100, तो आपकी डिनोमिनेटर की फिगर क्या बन जाएंगी? 300 डिवाइडेड बाई 50, यही तो बनेगी। और जब आप इसको ट्रांसपोर्ट करा दो तो जो न्यूमरेटर का 200 है उससे मल्टीप्लाई कर जाएगा 50 डिवाइड बाई द 300। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप साथ साथ कर रहे हैं, और मुझे बताइए कितनी एवरेज स्पीड आ रही है। क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट डाउन किया है बेटा ये? क्योंकि इसमें आप जितना मेरे साथ थोड़ा थोड़ा करते चलोगे बेटा, वही फायदा है। सिंपल उससे फायदा होगा नहीं, ठीक? क्योंकि अगर कभी ये आएंगे भी आपके एग्जाम में तो कोई शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में ही आएंगे, तो एक दो बार अगर आप लगा लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जो मैंने बोला था वो आपने साथ साथ किया है? अरे बताओ ना यार, हम तुम मिल के क्लास हैं ना, हम अकेले क्लास हैं ना आप अकेले क्लास हैं। जैसा भी है वैसा बताओ, किया है? नहीं किया तो मैं दोबारा बोल सकता हूँ। आई हैव द पेशेंस, मुझे पूरा धैर्य है आपके साथ काम करने में। बताइए। सर रिपीट कर दीजिए। ओके, लिखिए। मैंने क्वेश्चन ये बोला था कि एक व्यक्ति कानपुर से लखनऊ जाता है और लखनऊ से कानपुर वापस आता है। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक बेटा? और जाते समय जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो थी 25, लौटते समय उसकी एवरेज स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। अब बात हो रही है हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन आपको एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी प्रोवाइड करा देगा। आपको उसका फार्मूला रन कराना पड़ेगा। उसका फार्मूला होता है 1/1/n प्लस 1/n प्लस 1/n डैश 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 n। मतलब जितनी बार जितनी पार्ट में ये ऊपर वाला n मीन्स द टोटल बांटा गया हो, इस तरीके से करा जाता है, ठीक? अब जो ये मेरी टोटल जर्नी थी ये बेटा कितनी हो गई? 100 जाना और 100 आना,
तो इसको अगर आप कंसिडर करोगे एज 1, क्योंकि इसी की तो एवरेज स्पीड बतानी है ना हमको, आने जाने की मिला के, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज 1। ये न्यूमरेटर पे फिक्स हो जाएगी, लिखते जाइए 100 + 100, ये न्यूमरेटर पे फिक्स हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी 200। नाउ डिवाइड, अब आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 1/n + 1/n, जितने भी बार आए हो, जितने बार ये टोटल 1 एक्टिविटीज में ब्रोकन हुआ हो, और मुझे चाहिए एवरेज स्पीड। ठीक, तो 1/n, पहली बार कितने में ब्रेक हुआ ये n, 25 किलोमीटर की रफ्तार से चला, तो 1/25 कितना चला इंटू 100 किलोमीटर, एक फ्रैक्शन तो ये क्रिएट हो गई, गेटिंग। प्लस दूसरा फ्रैक्शन क्या है कि 1/50, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चला, कितना चला 100, क्योंकि 1 तो हमारा 200 है, 200 तो चला नहीं, इसलिए हम उसको किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं कि अगर 200 को हम 25 से भाग दें और मल्टीप्लाई 100 से कर दें एक को, तो क्या मिलेगा मुझे 100 किलोमीटर की रफ्तार, दूसरे में दूसरे 100 किलोमीटर की रफ्तार। तो आपको लिखना क्या है 1/25 इंटू 100 प्लस 1/50 इंटू 100। तो न्यूमरेटर तो आपका 200 सेट है, अब इस डिनोमिनेटर में आपको फर्दर वर्क करना है, तो डिनोमिनेटर में काम क्या हो जाएगा 100/25 प्लस 100/50। अब इस 50 को एलसीएम की तरह आप लेंगे डिनोमिनेटर में, तो 50 आ गया, और 50 से जब 25 को आप एडजस्ट कराओगे तो 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो पहला जो आपका 100 है वो बन जाएगा 200, और दूसरा वाला 100 ही रहेगा, क्योंकि 50 से आप करोगे जब उसको एडजस्ट तो 1 ही आने वाला है। तब आपकी डिनोमिनेटर की फिगर कन्वर्ट किस में हो जाएंगी 300/50। एग्री। और 300/50 को जब आप ट्रांसपोर्ट कराओगे न्यूमरेटर के लिए, फुल फ्रैक्शन बनाना चाहोगे, ठीक, जब पूरा भिन्न आप उसको बनाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ करस्पॉन्ड कराएंगे, तब आप क्या लिखेंगे उसको, क्योंकि न्यूमरेटर में मेरे 200 था, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 300। ठीक बोल रहा हूं ना मैं, सब लिखते जा रहे हैं आप। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। कितनी आई, सर 33.3। यस 33.33। तो ये हार्मोनिक मीन ने आपको किस में मदद की कि अगर कोई भी हमारा एक इवेंट कई सारी एक्टिविटीज में ब्रोकन अप है, और उन ब्रोकन अप्स के बीच में भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के कारण तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन क्रिएट होंगे, कि एक हमारा क्रिएट हो रहा था 200 100/25, दूसरा क्रिएट हो रहा था 100/50। दिस इज ड्यू टू द डाइवर्सिटी। और अभी तो बड़ा आसान था ये सवाल कि 100 में जर्नी ब्रोकन है, ये जर्नी कहीं 50 कहीं 25 इस किलोमीटर में भी ब्रोकन अप हो सकती है। तो डाइवर्सिटी अमंग द fractional values which are going to be the part or the fraction of a total particular event which should be considered as 1 or the numerator। तो उसी के नीचे हम इन सबको रखते चले जाएंगे, फिर इसको फाइनली करस्पॉन्ड करा देंगे न्यूमरेटर के साथ, तो आपको एवरेज मिल जाएगा इन टोटलिटी। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में, भास्कराचार्य, और ये भारत से थे। और इसकी बड़ी वैलिडिटी है और बहुत ज्यादा यूज होता है ये हार्मोनिक मीन। आप देख रहे होंगे ना कि इस केस में कितना अच्छा अप्लाई हुआ। तो अगर किसी को प्रोडक्शन देखना है और वो कई सारे इवेंट और पार्ट में बटा हुआ है, तो उसका कुछ निकालना है, तो वहां भी अप्लाई हो सकता है। इफ टोटल ऑफ एनी वर्क इज 1, और उसमें एक्टिविटी ब्रोकन है और उनमें वैरायटी है, वहां पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये ढेर सारी जगह अप्लाई होता है। और इसको लाने वाले भास्कराचार्य थे, और इन्होंने अपनी बुक में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, और उस बुक का नाम था लीलावती। आप सर्च कर सकते हैं, इसको ढूंढिएगा। इसके बाद इससे
प्रभावित होकर के फॉरेन के राइटर्स ने इसको फिर फर्दर टेकअप किया, लेकिन उन्होंने इस रेफरेंस को कोट किया कि ये मुझे लीलावती की बुक से मिला है। फर्दर और उसमें कुछ भी थोड़े आदमी अपने हिसाब से चेंजेस करता है, बढ़ाता है, घटाता है, बट द कोर इन्वेंटर ऑफ दिस हार्मोनिक मीन वाज द भास्कराचार्य ऑफ इंडिया। तो इस पर हमको आपको फक्र भी होना चाहिए। ठीक, तो जल्दी सब इसका दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट, जो आपको घर से करके मुझे मेल पे भेजना है। ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं 2 और एक हार्मोनिक मीन का। लिखिए फटाफट सारे लोग। अ मैन ट्रेवल्ड फर्स्ट 900 किलोमीटर of his journey by train with an average speed of 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा शुरू की और उस यात्रा में सबसे पहले उसने 900 किलोमीटर की ट्रेन यात्रा की और ट्रेन की औसत रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कॉमा लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट he traveled 2000 kilometer by aeroplane at an average speed of 300 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो भाई साहब जहाज से यात्रा पे निकल गए और जहाज से वो जो उन्होंने यात्रा की उसका डिस्टेंस था 2000 किलोमीटर और जहाज की औसत रफ्तार थी 300 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद वो जहाँ पे प्लेन उतरा उसके बाद उनका गांव दूर था, पास था, तो उन्होंने गांव के लिए टैक्सी ले ली। ठीक, और ये जो टैक्सी ली, इस टैक्सी से इन्होंने जर्नी ट्रेवल की 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और टैक्सी की रफ्तार थी 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एवरेज स्पीड of the total journey. Is it okay? फिर से दोहराना है मुझे। देखिए मैं आराम से अच्छे से हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप उसको मिला लीजिए और जहां जहां पर आपसे अगर कुछ छूटा है या कुछ करेक्शन डालने हैं तो डाल लीजिए। एक व्यक्ति ने एक यात्रा शुरू की और पहली यात्रा उसकी ट्रेन से थी और इस ट्रेन में उसने 900 किलोमीटर का सफ़र तय किया और ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी वो थी 900 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उन साहिबान ने हवाई जहाज़ से यात्रा की और हवाई जहाज़ से जो उन्होंने यात्रा की उसकी दूरी थी 2000 किलोमीटर और हवाई जहाज़ की औसत रफ्तार थी 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद उन्होंने टैक्सी से यात्रा की और इस टैक्सी से उन्होंने 20 किलोमीटर की दूरी तय की और टैक्सी की एवरेज स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। इज एनी क्वेरी और एनीथिंग यू हैव टू आस्क? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? जल्दी बोलो बेटा, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? सब चीज क्लियर हो गई? नो ओके। चलो फिर आज जब ये लिखने पढ़ने का और काम करने का ही काम हो रहा है तो एक सवाल, अब सवाल ना देने यार, तुम लोग नाराज हो जाओगे मुझसे कि 3 तो दे दिए हैं, अब आज तो सवाल ही सवाल देने पे लग पड़ेगी। चलो दे ही देते हैं यार, अब दिल में आ गया तो दे ही देते हैं। 4 की टीम अच्छी है, 2-2 का जोड़ा बन जाएगा। लिखिए, इफ मिस्टर आर परचेजेस ऑरेंजेस, if Mr. R purchases oranges from one shop at a rate of rupees 10 per kg and from second shop at the rate of 10 rupees 50 paisa per kg and from third shop at the rate 11 rupees per kg
and from the fourth shop at the rate 11.50 पैसा per kg. ठीक, पहली दुकान से 10 रुपए प्रति किलो, दूसरी दुकान से 10.5, तीसरी से 11 और चौथी से 11.5. 50-50 पैसे बढ़ा के हर दुकान से रेट लगा हुआ है, वहां से इन्होंने सब जगह से खरीदा. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज रेट. ये तो यार अर्थमेटिक मीन का सवाल लग रहा है. नहीं नहीं, अभी आगे इसमें कंडीशन है, वो कंडीशन नोट करिए. ठीक, फाइंड आउट द एवरेज रेट. तो आगे कंडीशन है, कंडीशन नोट करिए. कंडीशन 1, condition 1, if he purchases 10 kg oranges from each shop, then what is the average price? पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, if he purchases oranges of ₹10 from each shop. ये भाई साहब थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए. सेकंड कंडीशन, इस पे देखना है मुझे कि किस तरीके का क्या दिमाग लगाते हैं आप. ठीक, पहला वाला तो आपसे आसानी से समझ जाएगा. ये तो जो हम लोगों का डिस्कस हुआ है उसी तरीके का सारा सब कुछ है. दूसरे वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है सेकंड कंडीशन में. कि पहली कंडीशन से एक आंसर आपको फर्स्ट कंडीशन से देना है कि अगर उन्होंने 10 किलो ऑरेंजेस हर दुकान से खरीदे और रेट आपको पता ही है, तो एवरेज प्राइस क्या होगा. दूसरा बोलता है ये कि अगर उन्होंने 10 रुपए के ऑरेंजेस खरीदे हर दुकान से, केवल 10 रुपए के, वेट नहीं बता रहा है आपको, रुपए बता रहा है केवल. ठीक, आजकल रेट चला है ना. आप किसी पे पहले दुकान पे जाओ तो वो पहले होता था, हम लोगों के टाइम में जब हम लोग छोटे में सामान खरीदने जाते थे आपकी एज तक, तब तक ये सिस्टम नहीं आया था पाउच वाला कि 10 वाला पैकेट दे दो, 20 वाला दे दो, 30 वाला दे दो. तो अधिकतर हम लोगों को वेट में खरीदना पड़ता था. तो अब तो आपका जमाना आ गया है पैसे वाला. 10 वाला उठा दो भैया, ये चीज 20 वाली दे दो. वो खत्म ही हो गया. वेट के लिए हम लोग जो है ध्यान ही नहीं देते. 5 वाली है, 10 वाली है, 20 वाली है, 50 वाली है, 200 वाली है, इस तरीके से चीजें कैटेगराइज हो गई. ठीक, तो ये दूसरी जो कंडीशन है वो आपके जमाने की है, पहली कंडीशन मेरे जमाने की है. ओके, तो ये दो चीजें, मतलब 2 क्वेश्चन आपके लिए ज्योमेट्रिक मीन से हो गए, 2 क्वेश्चन आपके लिए हार्मोनिक मीन से हो गए. इससे ज़्यादा हम आपको कतई क्वेश्चन देने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा परेशान करना फिर बहुत गलत बात है. अब आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. और मैं बता दे रहा हूँ, वैसे आपको पता होगा कि क्वार्टाइल कैसे ढूंढेंगे. तो जैसे आपने मीडियन पे काम किया था, उसमें क्या करेंगे आप, 1/4. मीडियन में आप क्या करते थे, n/2 या n+1/2. तो क्वार्टाइल के ढूंढने में क्या करेंगे आप, n/4 या n+1/4. ठीक, अब इसके बाद अगर वो कंटिन्यूस सीरीज है तो फिर जैसे वो आप सीरीज में मीडियन में ढूंढते थे और उन वैल्यूज़ को अप्लाई करते थे, CF निकालते थे, प्रीसीडिंग CF, वो सारा फार्मूला वैसे ही रन होगा क्वार्टाइल के केस में भी. ठीक, अगर थर्ड क्वार्टाइल आपको ढूंढने के लिए बोल दिया जाए कि क्वार्टाइल किसी भी चीज़ों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, तो एक पहला 25 का भाग हो सकता है, एक 2 25 के भाग हो सकते हैं, एक तीसरा 25 का भाग हो सकता है. ठीक, तो पहले 25 के भाग में आप 4 लगा दोगे, /4. दूसरा 25 का भाग /2, वो इटसेल्फ मीडियन है. तीसरे में क्या हो यार, जरा बताओ मुझे, तीसरे को कैसे निकालोगे. समझ आ रहा है, आता जा रहा है ना. क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं हम लोग. अगर आपको थर्ड क्वार्टाइल ढूंढने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे ढूंढेंगे आप. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के आप 2 से डिवाइड करते हो तो मीडियन मिलता है. कुछ तो यार रिस्पॉन्स करो. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड करते हो तो ही तो मीडियन का अंदाजा आपको लगता है. फिर आप उस क्लास में जाते हो और वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हो. यही तो है प्रोसेस. यस, तो जब आपको पहला क्वार्टाइल ढूंढना है तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया. तो अब आपको थर्ड क्वार्टाइल ढूंढना है, मतलब 75वीं जगह अगर ढूंढनी है किसी की,
बिकॉज जब आप असेंडिंग ऑर्डर में किसी चीज को लगा दोगे तो मैंने आपको बोला था मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसिमाइल, ये पोजिशनल वैल्यूज को क्लियर करते हैं कि जो 50वां है ये किसी स्थान पे पड़ रहा है, 25वां किसी स्थान पे पड़ रहा है, एवरेज से लेना देना नहीं है इनका। तो ये 75वां किस स्थान पे पड़ रहा है, अगर मुझे ये ढूंढना है तो हम इस कैपिटल एन को किससे डिवाइड करें, क्या करें, ये मैं पूछ रहा हूँ। बहुत आसान है भैया, आप 4 से डिवाइड करेंगे 25 मिल जाएगा। यस, 3 से उसको 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 75 पे पहुंच जाएंगे आप। इफ यू आर सर्चिंग अबाउट द थर्ड क्वार्टाइल देन डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको मीडियन ढूंढना है तो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 और 4 आपस में एक दूसरे को काट देता है तो 1/2 आपको मिल जाता है, तो आप डायरेक्टली 2 लिखते हो। क्लियर है ना। तो क्वार्टाइल के केस में डिवाइड बाई 4, 4 हिस्सों में आपने बांटा। अगर पहला ही हिस्सा चाहिए तो 1/4, दूसरा हिस्सा चाहिए तो 2/4, तो 2/4 अपने आप बना देगा 1/2, और अगर तीसरा हिस्सा चाहिए तो 3/4। ओके, आगे बढ़े। प्लीज परमिट मी, इज इट ओके, इज इट ओके देवियों सज्जनों, ओके है ये, आगे चलें। ओके, तो आगे अब आपके लिए अगर डेसिमाइल है, 10-10 में आपको ढूंढना है तो 10 से डिवाइड कर लो यार। कोई बोले कि 20वीं पोजीशन बताइए, तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो पहुंच जाओगे 10वीं पोजीशन पे, मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मिल गई आपको 20वीं पोजीशन, 1/5 बन गया। ठीक, अगर वो डेसिमाइल्स में आ रहा है। अब परसेंटाइल में आ रहा है तो डिवाइड बाय 100 एंड सच रेस्पेक्टिव परसेंटाइल विच यू आर गोइंग टू फाइंड। अगर आपको कोई बोले 77वीं लोकेशन बताइए, 77, तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 77। कोई बोले 37 बताइए कहाँ पर है इसका, तो कैपिटल एन मीन्स द CF डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 37। फिर अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज है, जैसा एक सवाल मेरे पास आया था, तो फिर वहां पर वो 37 पोजीशन लाई कर रही है और उस क्लास में आप वो फार्मूला अप्लाई करोगे। ठीक, इससे आपको पोजिशनल चीजों की सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग थोड़ा सा पोजीशन से रिलेटेड एवरेज आपसे सारे डिस्कस हो गए। एवरेज जो वो मीन से रिलेटेड, वेटेड मीन से रिलेटेड, हार्मोनिक मीन से रिलेटेड हैं, वो सारे डिस्कस हो गए। मोड आपसे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब आपके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में, हल्का परिचय दे देंगे हम कि जिससे आप कल इसको पढ़ के आ पाएँ, क्योंकि कल आपके लिए बहुत काम हो जाएगा। चारों क्वेश्चन भी आपको मुझे रात तक सेंड कर देने हैं जिससे मैं देख पाऊँ। सुबह सुबह में 8-9 बजे मत भेजिएगा भैया, नहा धो के तैयारी होते होते हो जाता है सारा काम आपका, क्वेश्चन वश्चन हम फिर देख नहीं पाते। आप कोशिश करिए रात 10, 10:30, 11 तक भी भेज दीजिए। ठीक, तो उनको मैं देख तो पाऊँ कि एक नज़र आपने किया क्या है। अब इससे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बेटा, तो एवरेजेस के बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा डिस्पर्सन। हल्का सा ओवरव्यू केवल मैं इन 3-4 मिनट में आपको दूंगा कि ये होता क्या है। थोड़ा सा आप फिर कल देख के आएंगे, तब हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे तेजी से। डिस्पर्सन मतलब वो टोटल बिखराव, यानी जो मेरा डेटा सेट है ये फैलाव कितना है इसका, ये कितने में फैला हुआ है, दैट इज द डिस्पर्सन, मतलब दूरियां डिस्पर्स कितने में है ये। तब इसको मेजर करने के लिए 2 टेक्निक्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी? नंबर 1 मैथमेटिकल, दूसरी ग्राफिकल। ग्राफिकल में एक टेक्निक है आपके पास जिसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व। लिख लीजिए लॉरेंज कर्व। मैथमेटिकल में आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका मेथड ऑफ द लिमिट्स, मतलब कहाँ तक है। लिमिट्स में आप 2 चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, लिखते जाइए। इन द लिमिट्स 2 चीज़ें जानी जाती हैं, रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज।
और मैथमेटिकल में दूसरा तरीका होता है मेथड ऑफ मोमेंट्स। रेंज तो मतलब पूरा ऐसा हो गया बड़ा सा, मोमेंट्स मतलब किस बिंदु पर, किस जगह पर अगर डिस्पर्शन आपको देखना है तो देन इट इज द मेथड ऑफ मोमेंट्स। और मेथड ऑफ मोमेंट्स के अंतर्गत आपको 4 तरीके से काम करना होता है। नंबर 1 मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। 3 तरीकों से काम करना होता है, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये 3 चीजें आपका डिस्पर्सन बताती हैं, मतलब दूरी। मीन वैल्यू से आपके ऑब्जर्वेशंस कितने कितने दूर हैं इसका अध्ययन आप कर पाएंगे, तभी तो आपको पूरे विस्तार का पता चलेगा। अगर सारी वैल्यूज मीन के ही पास हैं तो कोई विस्तार है ही नहीं। ठीक है ना, अगर सारी वैल्यूज मीन के पास हैं तो विस्तार कहाँ, फिर तो वो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ चीज रहेगी। ठीक, विस्तार तो तभी है कि हम मीन से कितनी ज्यादा चीजें दूर दूर तक हैं, जितनी दूर हैं देन इट इज द डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन के आपने तरीके देख लिए, लॉरेंस कर्व और मेथड बाय द लिमिट्स एंड द मेथड बाय द मोमेंट्स। इन सबको आपको देख के आना है। पहले हम लोग सारे मैथमेटिकल मेथड्स डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी जाएंगे। इसके बाद लॉरेंस कर्व को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पढ़ के आएंगे। मूड है, अगर मूड मेरा बदल गया तो पहले लॉरेंस कर्व भी डिस्कस हो जाए। ठीक, तो आपको डिस्पर्सन से रिलेटेड कल खुद से कुछ देख के आना है, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करके देना है। ओके, नाउ इट इज टाइम टू क्लोज द सेशन, and if you have any query regarding today's session, or then you may ask us, or further you have to say anything, then it is the time for you. Yes, is there any query? Yes बच्चों, कोई query है बेटा? एकदम चुप ही आप साथ देते हैं तो मुझे बड़ा डर लगने लगता है, कि लगता है नाराज हो गए आप लोग मुझसे। नाराज अरस तो नहीं हो भैया? नो सर। ओके, तो ये किसके लिए नो सर है, नाराज के लिए कि क्वेरी के लिए? ओके, मतलब सबके लिए है, ना नाराज है ना क्वेरी है, बस क्लास जल्दी खत्म कर दो, इसकी जल्दी है। ओके ओके, देन थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी मीटिंग थी आप लोगों के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।